हेतल, तेरी मुझसे नफरत करने की 2 वजह हैं। पहली वजह ये कि शादी के मंडप से भागने की वजह से पापा की डेथ हुई थी, है ना? तब तो बहुत छोटी थी, इसलिए शायद मुझे समझ नहीं पाई, लेकिन अब तो तू बड़ी हो चुकी है, ये तो तू देख ही सकती है कि मैं पापा की डेथ से अभी तक उभर नहीं पाई हूं। जितना प्यार तू पापा से करती थी, उतना ही मैं भी पापा से प्यार करती थी। मैं जिंदगी भर अपने आप को पापा की डेथ का रिस्पॉन्सिबल समझती रहूंगी और इसी गम के साथ जीऊंगी। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है मेरी बहन। मैं उस वक्त मजबूर थी एक कदम उठाने के लिए। पापा मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे, मैं वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। और एक जबरदस्ती की शादी क्या होती है, इतना तो तू अच्छी तरह से समझ ही सकती है। इसीलिए मैं मंडप छोड़ के भाग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद पापा के बारे में सोचकर वापस भी तो आई थी ना। लेकिन मेरी बदकिस्मती देख पापा जान चुके थे। मेरी बात का यकीन मान हेतल, उस दिन से लेकर आज तक हर पल हर दिन मैं वो बात सोचकर पछताती। सोचती कि काश मैंने वो एक कदम नहीं उठाया होता, कि काश मैंने पापा के सामने हिम्मत करके स्टैंड लिया होता कि मैं शादी नहीं करूंगी। और ये भी सोचती हूँ कि काश पापा ने मुझे समझने की कोशिश की होती, मुझे एक कदम नहीं उठाना पड़ता। मेरे पापा पे ब्लेम मत डालिए। पापा को वो डिसीजन लेने के लिए आपकी हरकतों ने मजबूर किया था। याद नहीं आपको क्या 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 करती थी? हाँ, मैं याद दिलाती हूँ। उस धोखेबाज लड़के से ब्रेकअप होने के बाद आप दिन रात रोती रहती थी, तड़पती रहती थी उस लड़के के लिए। रातों को उठ उठ कर आप चिल्लाती थी, घर से निकल जाती थी आप। पापा आपको जैसे तैसे ढूंढकर घर वापस लाते थे। दिन रात पापा जाग के आपका ख्याल रखा करते थे। मैंने कई बार पापा को चुप चुप के सिसक के रोते हुए देखा है। आपका दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पापा ने आपसे कितनी बार कहा कि दोनों भूल जाओ उस लड़के को। अरे मैंने आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट की थी कि दी forget that guy, it's me to against the world, but नहीं, आपको मुझसे या पापा से कोई मतलब नहीं था, हमसे कोई हमदर्दी नहीं थी। आपका तो बस पागलपन बढ़ते जा रहा था उस लड़के के लिए। आखिर जब पापा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्हें लगा कि अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगी, इसलिए पापा ने आपकी शादी फिक्स की थी। इसलिए जो भी कुछ हुआ उसके लिए आप
आपका वो धोखेबाज बॉयफ्रेंड और उसकी पूरी फैमिली जिम्मेदार है। इसलिए खबरदार, मेरे पापा पे कभी ब्लेम मत डालना। नहीं इधर, मैं पापा को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कर। मैं जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। मैं अपने दिल से मजबूर थी। Exactly! आप अपने दिल से मजबूर थी, उस दिल से जिसमें उस लड़के के लिए प्यार था। और मेरा क्या? आपके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं था? हाँ? आपके दिल में पापा के लिए भी कोई प्यार नहीं था? अगर उस लड़के ने आपको डम किया तो इसमें मेरा और पापा का क्या कसूर था? हमारे लिए तो अब नॉर्मल हो सकती थी ना। हमारी कोई अहमियत नहीं थी आपकी नजरों में। हाँ? We were your family, damn it! हम एक हंसता खेलता परिवार थे। एक हंसता खेलता परिवार थे हम। लेकिन आपने सिर्फ उस एक लड़के के लिए हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो अगर मेरे पापा पे ब्लेम डालने की कोशिश वाली आपकी जरूरी बात हो गई हो तो प्लीज आप अपने रास्ते जा सकती है और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए, क्योंकि आपकी किसी भी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। नहीं, अभी तो मैंने तेरी नफरत की पहली वजह को दूर करने की कोशिश की और उसमें आप अनसक्सेसफुल रहे। जानती हूँ, और यही एक्सपेक्ट किया था मैंने तुझसे। लेकिन जो तेरी नफरत की दूसरी वजह है ना, उसका सच जान लेने के बाद आई एम श्योर कि तुझे अपनी इस दी पे प्यार ना सही लेकिन तरह जरूर आएगा। मुझे ये लगता है ना कि पापा की डेथ के बाद अमेरिका जाके मैं तुझे भूल गई, है ना? ऑफ कोर्स, और वही सच है। पापा की डेथ के बाद हमको मेरे साथ रहना चाहिए था, लेकिन आप अमेरिका चली गई। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अमेरिका जाने के बाद मेरे फोन कॉल्स को आंसर करना बंद कर दिया आपने। मेरे ईमेल्स का रिप्लाई नहीं देती थी आप। मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया। मुड़ के भी एक बार नहीं देखा कि आपकी छोटी बहन किस हालत में है। क्योंकि मैं अमेरिका के मेंटल रिहैब सेंटर में 3 सालों के लिए बंद थी।
की डेथ का गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने वहां जाने के बाद 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ, और इसी वजह से मुझे एक रिहैब सेंटर में 3 सालों के लिए बंद कर दिया गया था। और अगर मैं उस रिहैब सेंटर के 3 साल का टर्म पूरा होने तक नॉर्मल नहीं होती तो वो लोग मुझे हमेशा के लिए मेंटल असाइलम में डाल देंगे। आपने अपनी जान लेने की कोशिश की? हाँ हाँ हाँ, एक बार नहीं 4 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। अगर वो लोग मुझे रिहैब में नहीं डालते तो मैं बार बार कोशिश करती रहती और शायद एक दिन अपनी जान दे चुकी होती। लेकिन क्यों? मैं तुझसे पहले भी कह चुकी हूँ हेतल, पापा की डेथ का गिल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे याद है ना, पापा के चौथे के वक्त काकी ने किस तरह से लोगों के सामने मुझसे ये कहा था कि तू अपने बाप को खा गई। कल मुही अपने बाप को खा गई, मुही अपने बाप को खा गई, मुही अपने बाप को खा गई। उसके बाद लोगों ने भी मुझे कहना शुरू कर दिया कि एक बेटी ने अपने बाप को खा लिया, अपने बाप की हत्यारन। मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी हेतल। और जब मैंने तेरी तरफ मुड़कर देखा तो तेरी आंखों में भी मुझे नफरत और शिकायत ही दिखी। तूने भी तो रो रो के मुझसे यही कहा था ना कि दी आप मंडप छोड़कर क्यों भाग गई? आपकी वजह से मेरे पापा की डेथ हो गई, यही कहा था ना। मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, इसलिए मैं अमेरिका चली गई। लेकिन वहां जाकर भी मुझे चैन नहीं मिला। तेरी नफरत भरी आंखें, काकी, लोगों की आवाजें दिन रात मेरे कानों में गूंजा करती थी। पापा का वो लाइफलेस चेहरा दिन रात मेरी आंखों के सामने आता था। मैं खुद को माफ ही नहीं कर पा रही थी। मैं अपने ही गिल्ट में इतनी डूब चुकी थी कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा था। दिन रात मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें गूंजती रहती थी। तनु, तू अपने पापा की कातिल है, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तू मर जा, तू मर जा, मर जा तनु, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मर जा, तू मर जा तनु, मर जा, मर जा। दिन रात सिर्फ यही बात सुना करती थी। मेरे जहन में दिन रात सिर्फ यही आवाजें सुनाई देती थी। मेरे जहन में गूंजती हुई उन आवाजों से तंग आ चुकी थी मैं। मेरे पास अपनी जान देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आखिर में एक दिन तंग आकर मैंने अपनी हाथ की नस काट दी।
हाथ की नस काटने के बाद मैं अपने बिस्तर पे सुकून से सो गई, ये सोच के कि दोबारा कभी नहीं उठूंगी। लेकिन अगले दिन मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। डॉक्टर्स ने मुझे बचा लिया। उसके बाद मेरी काउंसलिंग शुरू कर दी गई। मुझे वार्निंग देने के बाद उन लोगों ने घर भेज दिया। लेकिन दोबारा मैंने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। एक बार फिर उन लोगों ने मुझे बचा लिया और मुझे रिहैब सेंटर में डाल दिया गया। रिहैब सेंटर में भी मैंने दोबारा अपनी नस काटने की कोशिश की। और उस रिहैब सेंटर में फिर से मेरी जान बचा ली गई और मुझे कड़ी निगरानी में रखा गया। रिहैब सेंटर में जाने के बाद मैंने रिहैब सेंटर के टेरेस से कूदकर जान देने की कोशिश की। उन लोगों ने मुझे फिर से बचा लिया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। 3 साल तक मैं एक कमरे में बंद थी। दिन रात मेरी काउंसलिंग होती रहती थी और उस काउंसलिंग के दौरान मैं धीरे धीरे ठीक होती गई। मुझ में इंप्रूवमेंट आती गई। उस रिहैब के काउंसलर ने मुझे मेरे गिल्ट, मेरे हार्ट ब्रेक से डील करना सिखाया। और ये सब होते होते 3 साल कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। और फिर 3 साल बाद उन लोगों ने मुझे रिहैब से बाहर निकाला। लेकिन मैं अमेरिका से बाहर नहीं जा सकती थी। मैं डॉक्टर्स के सुपरविजन में थी। मुझे इंडिया आने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मुझे साल भर वहीं रुकना पड़ा। उन 1 सालों में मैंने काकी को कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कभी भी मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया। काका फोन उठा भी लेते तो काकी उनके हाथ से फोन छीनकर यही कहती, तेरी बहन भी घर छोड़कर भाग गई। आखिर तेरी बहन है ना। उन लोगों ने मुझे कभी भी ठीक से जवाब नहीं दिया। पूरे 1 साल तक यही ताना देकर काकी फोन काट दिया करती थी। मेरा यकीन कर मेरी बहन, मैं तुझे दिन रात याद करके रोया करती थी। मैं मजबूर थी, मेरे पास तुझ तक आने का कोई जरिया नहीं था। फिर फाइनली मैंने रियलाइज किया कि जितना जल्दी मैं यहाँ से ठीक होकर इंडिया लौटूंगी, उतनी ही जल्दी मैं तुझे ढूंढ पाऊंगी। इसलिए मैंने अपनी सारी एनर्जी, पूरी ताकत खुद को नॉर्मल करने में लगा दी। डॉक्टर्स को ये बिलीव कराने की कि मैं एकदम नॉर्मल हूँ। यहाँ तक कि मैंने अमेरिका के एक प्राइवेट कॉलेज से काउंसलिंग का डिप्लोमा भी किया। और फिर फाइनली 8 महीनों की पूरी कोशिश के बाद डॉक्टर्स ने मुझे नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट दे दिया और इंडिया आने की परमिशन दे दी। मैं फौरन इंडिया चली आई और तुझे ढूंढने की कोशिश की, बहुत कोशिश की तुझे ढूंढने की। लेकिन जब तू मुझे मिली, तेरे दिल में मेरे लिए नफरत इतनी ज्यादा भर चुकी थी, तू तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती थी।